हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के थर्ड लेक्चर पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करी थी और हमने देखा था कि वो हमारे कितने कितने फैक्टर्स के कैसे कैसे वो वेरी कर रही होती है और हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हमने उनके एटॉमिक साइज के बारे में बात किया था, पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। और हम बात कर चुके थे कि एटॉमिक जो साइज होता है हमारा वो 3 तरीके का होता है। और उसके बाद हमें आज बात करनी है कि कौन से फैक्टर्स पे आपका एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, हेडिंग डाल लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, कि कैसे न्यूक्लियर चार्ज आपके एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज से आप सिंपली क्या समझ सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। सिंपल सा आपको यही समझ में आ रहा है ना, एटॉमिक साइज जो है आपका, न्यूक्लियर चार्ज जो है, कि न्यूक्लियर चार्ज से तो आपको ये समझ में आया कि न्यूक्लियस जो है वो क्या चार्ज जो बाहर की शेल्स पे है वो एक्सिस उसका होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे लेट अस सपोज ये है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपका ये है, तो मान लीजिए उसके आसपास फिर शेल्स होंगी। ये आपकी एक शेल है, दूसरी शेल है, ये आपकी इनर शेल हो गई और ये वाली आपकी आउटर शेल हो गई, है ना। और प्लस चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो शेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे। लेट अस सपोज सबसे बाहर वाली शेल में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और अंदर आपके पास कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, आपके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है शेल्स में उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आपका लग रहा होगा। और न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन पे ये अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिबिट करता है। तो यही है हमारा कि हमें क्या बताना है कि न्यूक्लियर चार्ज से आपका एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। तो जितना ज्यादा ये जो आपका न्यूक्लियस है, जितना ज्यादा इसका अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आपका अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से साइज जो क्या है एटम का, साइज एटम का डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आता है कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज जो है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इसका रीजन हमने अभी अभी जाना कि ऐसा क्यों होता है। ये है आपका रिलेशन। तो ये हमने देखा कि आपका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस जितना ही ज्यादा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे आपका चार्ज एग्जिबिट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? आपके एटम का साइज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास इनवर्स रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज टर्म ना यूज करके क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज की जगह हम यूज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो आपका टर्म है ना, इसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं इससे भी बेटर टर्म से, जिसको कहते हो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप जानते हो जेड इफेक्टिव के नाम से। ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या होता है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक में इसका आपका बहुत यूज होने वाला है। तो ये टर्म आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो इसको जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स पुल करता है।
तो क्या होता है, ये जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जिस भी शेल में प्रेजेंट होते हैं, ये जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पर उतना ज्यादा आपका न्यूक्लियस का फोर्स नहीं लग पाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कुछ ना कुछ शील्डिंग या स्क्रीनिंग उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है इस पर उतना ज्यादा फोर्स नहीं लग पाता जितना आपका अंदर वाली शेल्स पे लगता है। ये तो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, जैसे आपके पास मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट क्या होती है कि आप उसको लेकर आते हो तो उसका एक कुछ सरफेस एरिया होता है जहां पे वो डायरेक्टली उससे अटैच हो जाती है, बट क्या होता है कि जितना ज्यादा उसका एक सरफेस एरिया होता है, जैसे मैग्नेट है उसके अगल बगल उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के आसपास भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जितना आप दूर जाते जाओगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो शेल में प्रेजेंट है वो बाहर वाले को कुछ ना कुछ शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाहर उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आपका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, इसकी वजह से हम पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ओवरऑल इफेक्टिवली आपका बाहर वाली शेल पे कितना न्यूक्लियर चार्ज आपका पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डाल लेंगे, हम जानेंगे कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से शील्डिंग या फिर जिसको आप कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि ये क्या होता है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम लर्न करेंगे कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपके व्हाट इज शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या हेडिंग है हमारी, शील्डिंग एंड, या फिर एंड नहीं, ये दोनों एक ही है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसी तरीके से उसको थोड़े अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये था आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के बाहर आपके क्या है, न्यूक्लियस के बाहर आपके पास शेल्स प्रेजेंट हैं, ये हैं आपकी शेल्स। और शेल्स में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर शेल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो शेल है यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस से इसमें अट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आपका एग्जिबिट हो रहा है, यहाँ पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो एक आपको अट्रैक्टिव फोर्स देखने के लिए मिल गया, साथ में आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में, अगर ये तो मैंने कम लिए हैं, शेल्स में तो जैसे आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी लग रहा होता है, जैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ये जो फोर्स लग रहा है आपका, ये है आपका रिपल्सिव फोर्स। तो हमने क्या देखा, हमारे पास एटम में दो तरीके के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक आपका अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि न्यूक्लियस से है इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास रिपल्सिव फोर्स। तो अब होता क्या है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनर शेल्स जो है वो आपका क्या है, उसमें स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो इसके लिए आप हेडिंग डाल लेंगे, आपने स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट हेडिंग डाल ली, तो इसके लिए आप लाइन लिखिए, इसको आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, ये क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर सबशेल या कह लो आप inner subshell electrons, so that screening of outer electrons by the inner subshell electrons from the attractive force of
न्यूक्लियस is called shielding और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तो आपका जनरल डेफिनेशन होगा कि आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, लेकिन आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट होता क्या है। तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एटम का जो साइज होता है ना वो इन्हीं फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि अगर आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, मान लीजिए आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तब आपका क्या होगा, एटम का साइज कम होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस आप स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट से कैसे जस्टिफाई करोगे कि साइज कैसे वेरी करने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहला क्या होता है कि अगर ये शील्डिंग, ये जो इनर सबशेल है आपकी, अगर ये अच्छी शील्डिंग कर रही होगी, या तो आप कह लो अच्छे से स्क्रीन कर रही होगी, तो क्या होगा, अच्छी स्क्रीनिंग की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उन पर उतना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज नहीं पहुंच पा रहा होगा। यानी कि अगर इफेक्टिव शील्डिंग है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा ना पहुंचने के कारण बाहर क्या हो रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने की वजह से आपका जो एटम का साइज होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। यानी कि पहला केस आपके पास क्या आया कि अगर आपके पास अगर क्या है, शील्डिंग जो है, शील्डिंग अगर आपकी इफेक्टिव है तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज लेस। क्या लिखोगे आप, अट्रैक्टिव, या कह लो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost shell is less। और अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से आपके साइज में क्या है, इंक्रीज आ जाता है। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका साइज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्या केस बनता है, पहला तो ये केस हो गया, और दूसरा आपके पास क्या केस बना कि अगर यही शील्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, यानी कि ये शील्डिंग अगर पुअर होगी, मतलब ये वाली जो शेल है ये उतनी ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रही है, तो बाहर वाला जो आपके पास सब शेल प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा पहुंच रहा होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स बाहर वाली शेल पे ज्यादा पहुंचने का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास सेकंड केस, आपके पास शील्डिंग जो है आपके पास पुअर है, और पुअर शील्डिंग होने का क्या मतलब है, अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस इज ग्रेटर। आपका जो अट्रैक्शन है, आपका अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द outermost shell is greater। और अट्रैक्शन आपका न्यूक्लियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका साइज क्या करेगा, आपका एटॉमिक साइज जो है वो आपका डिक्रीज करेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या आप कह लो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, कैसे आप बताते हो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो अब आपको पास क्या होता है कि जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में आपके पास 4 तरीके की शेल्स होती हैं, आपके पास S, P, D एंड F। तो हम बताना है कि आपका ऑर्डर क्या होता है कि आपकी S, P, D सब शेल की स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर की जब हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, ऑर्डर जब आप लिखते हो ना, ऑर्डर हमारे पास आता है
कुछ इस तरीके से। ये आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग या फिर कह लो आप शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या पता चला ये ऑर्डर से कि हमारे पास एस सब शेल जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव शील्डिंग कर रही होगी, है ना, और डी और एफ सब शेल जो है ये आपकी पुअर शील्डर्स है, इनकी पुअर शील्डिंग है। ये तो मैम कह दो मुझे ऑर्डर देख के ही पता चल गया था, बट क्या होता है यहाँ पर डी और एफ की पुअर शील्डिंग होने की वजह से हम क्या होता है हमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेगुलर ट्रेंड होता है ना साइजेस का वो वेरी कर जाता है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आपको जब पढ़ रहे हो तो आप एक बात याद रखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखना कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ही आपका एप्लीकेबल होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। तो एक यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेंगे कि इट ओनली वर्क्स ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आपका एस ब्लॉक में कोई भी रोल नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये पी ब्लॉक पे वर्क करता है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्रुप 13 जो होता है सबसे पहला हमारे पास आता है। तो क्या होता है ग्रुप 13 हमारे पास, बोरॉन की फैमिली। तो क्या होता रहता है हमारे पास, बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड लास्ट में क्या आता है आपका थैलियम। तो अब क्या होता है, ये डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना आपका, आपको पता होगा कि जैसे ये आपका बोरॉन क्या है, ये आपका होता है सेकंड पीरियड का, फिर ये आता है आपका थर्ड पीरियड का। उसी तरीके से यहाँ पर, चलिए इसे यहाँ ना लिखे इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये आपका सेकंड पीरियड का होता है, ये आपका थर्ड पीरियड का होता है, ये फोर्थ पीरियड एंड दिस इज फिफ्थ पीरियड एंड दिस इज सिक्स्थ पीरियड। तो ये आपका पीरियड होते हैं। अब आपका क्या होता है कि ये जो आपका सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में आपका ये जो ये यहाँ पे आपका क्या है, थर्ड और फोर्थ पीरियड जो आता है, थर्ड और फोर्थ पीरियड के बीच में आपको पता है कि यहाँ से क्या होता है आपका बीच में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। आपके क्या है यहाँ पे 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में लाई करते हैं। ये तो आपको पता है, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाई थी, आपको पता है कि यहाँ तक तो आपका एस ब्लॉक के बाद डायरेक्ट पी ब्लॉक आता है, बट इसके बाद थर्ड से जब आप फोर्थ पीरियड में आते हो तब आपके आते हैं बीच में 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो आपके 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर बीच में आते हैं। तो अब क्या होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन में, आपका ये है मान लीजिए आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपकी शेल्स होती है ना बाहर, तो ये आपकी मान लीजिए ये आपकी शेल्स हैं, ये आपकी मान लीजिए डी सब शेल है, ठीक है, और बाहर वाली आपकी एस सब शेल है। ओके, तो क्या है आपका जब यहाँ पे आप फिलिंग करते हो तो आपका डी सब शेल में आने से पहले आपके एस ब्लॉक की तो फिक्स होते हैं, ठीक है। इसके पहले डी ब्लॉक के पहले आपके पास एस ब्लॉक भी तो आ रहा होगा ना। तो क्या है कि एस ब्लॉक के तो आपके फिक्स हो गए कि इसमें तो आपके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो आपको फिक्स हो गए। अब क्या होता है डी सब शेल में आप फिल करते हो तो आप एक एक करके 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने भी आप अभी फिल कर लो। आप अभी आपने फिल कर लिए 6 7 हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अब ये जो यहाँ पे धीरे धीरे आपके इलेक्ट्रॉन्स आपने फिलिंग स्टार्ट करी,
तो जैसे मैंने लास्टली आपको बताया था कि ये जो आपकी डी सब शेल होती है इसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है, और पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से क्या होता है, ये उतना ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करती है, और शील्डिंग प्रोवाइड ना करने की वजह से बाहर क्या है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया मतलब आपका जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। ये तो आपकी हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अब आप बताइए, जैसे आपका डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए मतलब आप एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हो, तो विथ एवरी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज बैलेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे आप यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस में इंक्रीज करते जाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, दो फैक्टर्स आपके साथ के साथ वर्क कर रहे होते हैं। होता क्या है, एक तो आपके पास यहाँ पर होता क्या है कि पहला आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपकी डी सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी सबशेल, आपका अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। एक तो ये पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा क्या होता है आपका, विथ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रोटॉन्स भी आपके न्यूक्लियस में इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आपके पास बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। और दूसरा डी की पुअर स्क्रीनिंग है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, ओवरऑल जब यहाँ पे पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट फिल हो जाते हैं तो होता क्या है कि आपके पास नॉर्मल क्या ट्रेंड होता है, नॉर्मल आपके पास डाउन द ग्रुप आने पर, आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हो तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल ट्रेंड क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपका डाउन द ग्रुप आने पर आपका साइज क्या है, बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वर्क कर जाता है। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी सब शेल की वजह से आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज में आपका इंक्रीज ना हो करके यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट सेम साइज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक फैक्टर तो मैंने ये लिखा दिया। दूसरा क्या होता है, with increasing d electrons आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज करता है। तो यही होता है आपका डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन, कि आपका जो इनर जो डी सबशेल होती है वो आपकी प्रॉपरली स्क्रीन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे आपका साइज जो है वो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, नॉर्मल आपका होना चाहिए कैसा, कि आपका बोरॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम, देन आपका गैलियम, देन आपका इंडियम, और फिर आपका थेलियम आना चाहिए। बट ये आपका जनरल ट्रेंड आपका एक्सपेक्टेड है, बट ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। होता क्या है आपका, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो गैलियम है वो साइज में बल्कि आपका छोटा हो जाता है। और ये किस रीजन से होता है, दिस इज ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपके डी ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका यहाँ पर क्या होता है, साइज में रेगुलर ट्रेंड फॉलो ना हो करके आपके पास साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है डाउन द ग्रुप, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं। तो ये है आपको इस डायग्राम से
यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है क्या होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास ये जो है पुअर स्क्रीनिंग की वजह से डी ब्लॉक सबशेल की यहाँ पर क्या है पुअर स्क्रीनिंग है ना। पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ये जो है आपका अट्रैक्टिव फोर्स ये यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डाउन द ग्रुप आने पे आपको नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर कि ऑन गोइंग फ्रॉम पीरियड नंबर 3 to 4 आने पे आपके पास देयर कम्स 10 डी ब्लॉक elements in which last electron enters लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है आपके पास n-1 डी सबशेल। ठीक है, और डी सबशेल क्या होती है आपकी पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है सिंस स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी सबशेल इज पुअर, इसकी वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से आपके पास अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल यहां पे इंक्रीज हो जाता है एंड साइज डिक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड योर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसकी वजह से आपको रेगुलर ट्रेंड में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या होता है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने देखा कि डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से हमें पता है कि हमारे पास एक एफ सबशेल भी है जो डी से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखती है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अपना एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, या कह लो उनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज होती है हमारी। तो लास्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेंथेनॉइड या फिर जिसको आप कहते हो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी आपके पास सेम ही तरीका देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है कि आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपके पास ट्रांजिशन सीरीज होती है, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे कौन से फोर्थ पीरियड से आपके पास स्टार्ट होता है, एंड फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। तो आपके पास सिक्स्थ से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सिक्स्थ पीरियड से क्या होता है कि आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज आती है, देन आपके पास एक्टिनॉइड सीरीज आती है, और इसके बाद आपके पास हॉफनियम आता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, लेंथेनॉइड्स के बाद यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जैसे हमने लास्ट में डी ब्लॉक की बात करी थी, इसकी भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, जैसे वहां पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से आपका क्या हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है। और एफ ब्लॉक का क्या है, एफ सबशेल जो इनर प्रेजेंट होगी वो आपकी पुअर स्क्रीनिंग दिखा रही होगी, जिसकी वजह से बाहर वाली जो आपकी शेल्स होती हैं उस पर
अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप लिखते हो ना, यहाँ पर क्या होता है, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, इस तरीके से आपकी सीरीज बनती है, और यहाँ पे इस तरीके से आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप यहाँ पर डाउन द ग्रुप आते हो ना, ये जब आप यहाँ पर, तो आपके पास सेम ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। जब एटॉमिक साइज में क्या होता है, आप इधर से, ये तो है आपका कौन सा, यहाँ तक है आपका ग्रुप 3, और यहाँ से आपके पास ग्रुप 4 स्टार्ट होता है, ये वाला। तो आपका जो लेंथेनॉइड या फिर जो कह लो आप एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, आपके पास ग्रुप नंबर 4 से देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे डाउन द ग्रुप आते हो, तो आपका क्या है, साइज में आपका रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए, रेगुलर ट्रेंड तो आपको यही कहता है कि डाउन द ग्रुप आपका साइज बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे ये 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आने की वजह से, जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें अट्रैक्ट से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज में डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ तक तो क्या होता है कि साइज इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे तो साइज इंक्रीज होता है, पर यहाँ से यहाँ आने पर क्या है, साइज ऑलमोस्ट आपका बराबर हो जाता है। तो ये आपका लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन है आपका ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में नहीं लगता है, आपका इसके बाद ग्रुप 4 से आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगना स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जैसे हमने बात करी, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, लेंथेनॉइड, आप इसमें यहाँ पे नोट कर लीजिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 4। ठीक है, और जैसे आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाती है ये एफ ब्लॉक डी ब्लॉक की सीरीज, और फिर यहाँ से आपकी क्या आ रही होती है, यहाँ पे आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, है ना, ये यहाँ से आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, और यहाँ पे आपके पास फिर ये आपके पास कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 13, और इसी तरीके से ये वाला आपके पास ग्रुप नंबर 14 होता है। ये इसके एलिमेंट्स होते हैं जर्मेनियम, SN और Pb। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हो ना, तो ये आपका जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका यहाँ पे लग रहा हो रहा था, डी ब्लॉक जो था आपका यहाँ पे, ये आपका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कौन सा था, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से यहाँ आने पर आपका लग रहा था डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगना था। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमने ये देखा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 4, और इसी तरीके से क्या होता है कि जो ग्रुप 13 और 14 है, इसमें ही आपको डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को ज्यादा मिलता है। उसके आगे आप जब ग्रुप्स में आगे बढ़ते जाते हो, उसके बाद ये इफेक्ट जो है वो आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो आपके एटॉमिक साइज में इस इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट, कि आपका ये लेंथेनॉइड और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो दोनों ही होते हैं, लेंथेनॉइड एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये जो दोनों ही होते हैं ना, आर मोर प्रोनाउंस्ड इन till group number 13 and 14 and negligible afterwards। तो ये होते हैं आपके डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने देखा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कहाँ पर हमें ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक फैक्टर देखा था कि कैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज आपका एटॉमिक साइज को अफेक्ट कर रहा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर हमने पहला देखा था न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा,
नंबर ऑफ शेल्स। ये तो सबको पता ही होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने पे आपके पास क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये बात तो आपको जनरली पता ही है। तो क्या होता है यहाँ पर, एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन, R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। ये है आपके पास एक रिलेशन। ये क्या होता है यहाँ पर, इधर पर आपका R जो है वो एटॉमिक साइज होता है, और एटॉमिक साइज क्या है यहाँ पे, n जो है आपके पास नंबर ऑफ शेल्स है। यहाँ पर क्या है आपके पास, R है आपका एटॉमिक साइज, और n क्या है आपके पास यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन देखने के लिए मिला, यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो एटॉमिक साइज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आ जाता है। जैसे आपको पता ही है ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे शेल्स बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या है, साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है। तो ये हमने आपके अभी तक अपने दो फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग अ पीरियड एंड ग्रुप। ये तो हमने देख लिए। अब ये जो एटॉमिक साइज है, हमें तो ये जानना है ना कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज कैसे ये डिफर करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज along a period and a ग्रुप। तो हमें देखना है कि ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज आपका एटॉमिक साइज कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले चलो आप हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलोंग अ पीरियड। सबसे पहले देख लेते हैं कि अलोंग अ पीरियड आपका कैसे आपका एटॉमिक साइज जो है वो वेरी करता है। अब अलोंग अ पीरियड क्या होता है, आपको पता है कि आप लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, या कह लो आप आपके पास नंबर एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज करता जाता है। तो हमने अभी लास्टली देखा था कि आपके पास जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आपके पास ओवरऑल पीरियड में क्या देखने के लिए मिलता है, आपके पास अलोंग अ पीरियड आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। तो यहां पर आप लिखोगे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके पास क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको आप क्या कहते हो, जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या है, एटॉमिक साइज जो है ड्यू टू विच एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने का क्या मतलब है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो आपका जो क्या है एटॉमिक साइज जो है ये आपका यहाँ पर डिक्रीज करता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पीरियड वाइज ऑर्डर। अब इसके बाद क्या हमें देखना, इसके बाद ग्रुप वाइज। ये तो आपका जनरल ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड में हमें चेंजेस तो देखने के लिए मिलते ही है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट की तो बात कर ले। तो सेकेंडली हमारा क्या हम देखेंगे, अलोंग अ ग्रुप।
तो जब आप ग्रुप में बात करते हो तो ग्रुप में क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करती जाती हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाता है, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, बट कंपैरेटिवली आपके पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स से आपका साइज ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो ओवरऑल आपको क्या है, साइज में डाउन द ग्रुप इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप number of shells, number of outer shells of nucleus keep on increasing. और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच योर एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। तो यहां पर भी हम हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास एटॉमिक साइज डाउन इन अ ग्रुप क्या है, इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप हमने बात कर ली। तो इससे हमारे पास एक और फैक्टर निकल के आता है, हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा था यहाँ पर, जब आप कहीं पर आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे ना, आप लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में मूव कर रहे थे तब आपका क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, हमने ये देखा कि हमारे पीरियड में इस तरीके से कुछ वेरिएशन आ रहे थे। उसी तरीके से आपने देखा कि जब आप डाउन इन अ ग्रुप आए, जब आप डाउन द ग्रुप आए तब क्या हो रहा था, आपके पास यहाँ पर आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा था। तो ऐसे जाने पे कोई चीज डिक्रीज हो रही है और ऐसे आने पे इंक्रीज हो रही है। तो जब आप डायगोनली उस चीज में मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइज ऑलमोस्ट एक सा ही होगा। क्या होगा, डायगोनल वाला जो एलिमेंट होगा उसका जितना साइज आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे घटा होगा, नीचे आने पे उतना ही बढ़ गया होगा। तो क्या होता है, आपके पास ऑलमोस्ट सेम, जब आप यहाँ पर क्या करते हो, आप जब यहाँ पे से डायगोनली मूव करते हो ना, ये कुछ आप इसमें डायगोनली जब आप इसमें मूव करते हो तब आपको साइज ऑलमोस्ट आपका सेम देखने को मिलता है। तो आपके हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका यहाँ पे होता है। जैसे आपका पहला क्या होता है एलिमेंट, जैसे आपने देखा पहले आपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसके बाद क्या आता है आपका बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और फिर क्या आता है आपके पास, इसके बाद आपके पास आता है बोरोन, देन आपके पास आता है एल्यूमिनियम, फिर आपके पास आता है गैलियम। तो इनमें आपके पास कहाँ पे ये डायगोनल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ये जो लिथियम मैग्नीशियम है इनका साइज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है। उसी तरीके से बेरिलियम से एल्यूमिनियम आने पर आपके पास ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड देखने के लिए मिल जाता है। तो यही होती है आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपको आई होप ये सारे जनरल ट्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो कुछ हमारे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। जैसे हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में हमें सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत एक्सेप्शंस हैं, बहुत एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जो सारे के सारे एक्सेप्शंस होते हैं आपके, उनके बीच में क्या होता है कि जो ट्रेंड्स फॉलो नहीं होते उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। तो जब आप रीजन जान लेते हो तो आपका वो एक्सेप्शन नहीं रह जाता। कुछ भी अगर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है तो दैट इज ऑल ड्यू टू अ रीजन। तो एक्सेप्शंस रटने नहीं पड़ते हैं, बस हमें उसका रीजन जान लेना होता है।
तो आप इजीली फिर आप ट्रेंड में बता पाओगे। ठीक है, पर सबसे पहली बात, आपको कोई भी जो आपने फैक्टर्स पढ़े उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कहाँ लगने वाला है। जैसे हमने लास्टली अभी पढ़ा था अपना लेंथेनॉइड और डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहली चीज तो आपको आना चाहिए कि वो क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। दूसरा, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे मुझे वो फैक्टर को यूज करना है, तो फिर आपका वो पता होने से भी आपका कोई मतलब नहीं है ना। आपको अप्लाई करना भी बराबरी से आना चाहिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इर्रेगुलर ट्रेंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे सम ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ इर्रेगुलर ट्रेंड्स के बारे में। तो हेडिंग क्या है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं ट्रेंड्स, या कह लो हमारे कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने बात करी थी। तो अब क्या हमने उसमें देखा था कि जब हमने रेगुलर ट्रेंड में देखा कि डाउन द ग्रुप आने पर क्या हो रहा था कि हमारे पास, जैसे हम लिख लेते हैं पहले एलिमेंट्स को, हमारे पास कौन से थे, ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 हमारे पास क्या था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने देखा था कि ये हमारे कौन से ग्रुप के थे, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, सॉरी ये हमारे सेकंड पीरियड का था, है ना, ये हमारे थर्ड पीरियड का था, और ये फोर्थ पीरियड का था, ये फिफ्थ पीरियड का था आपका, और ये सिक्स्थ पीरियड का था। तो हमने बात करी थी कि जब हम थर्ड से फोर्थ पे आए तो हमारे पास यहाँ पे 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में आ गए थे, है ना, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगा था। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आपका जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, जनरल या कह लो आप एक्सपेक्टेड, आपका क्या ट्रेंड था, आपका एक्सपेक्टेड क्या ट्रेंड था। जैसे हमने जो अभी जनरली पढ़ा कि डाउन द ग्रुप आने पे आपका एटॉमिक साइज जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ट्रेंड होना चाहिए जनरल, ये आपका इंक्रीज करना चाहिए, है ना, सही बात। ये आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड था। बट क्या होता है, ये वाला जो आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है ना, ये आपका फॉलो नहीं होता है, ये आपका एक्सपेक्टेड जो है ये आपका फॉलो नहीं करता है। आपका ऑर्डर निकल कर आता क्या है, आपका होता क्या है, एक्सपेक्टेड तो आपका ये था, बट जो मैंने आपको लास्टली एक बार भी बताया भी था कि हो क्या रहा था हमारे पास, यहाँ पर ये बोरॉन से एल्यूमिनियम तक आने पे तो साइज बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम की तरफ आ रहे थे तब यहाँ पर क्या हुआ, आपका साइज डिक्रीज हो गया। अब ये साइज डिक्रीज क्यों हुआ, ये आपको मैंने बताया अभी कि यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका साइज जो है वो डिक्रीज कर गया। और इसी तरीके से जब आप फोर्थ से फिफ्थ पे आए तब आपका फिर से यहाँ पे साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिला, और फिर जब आप इंडियम से थेलियम की तरफ आए तब आपका यहाँ पे एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगता है। यहाँ पर आपका एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपका ऑलमोस्ट साइज इक्वल ही रहता है। तो कुछ एक बहुत अटपटा सा यहाँ पे आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलता है आपके ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स के लिए। पर आपको यहाँ पे क्या है, आपको कहोगे कि भाई ये तो कैसा सा अजीब सा हो गया, इतने एक्सेप्शंस हमें केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ते हैं। बट जब आपको रीजन पता है ना कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ और वो क्या वर्क करते हैं, तब आपको ये ट्रेंड बताने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
इसी तरीके से जैसे ये ग्रुप 13 का आपके पास ये आपके पास क्या हो गया, ग्रुप 13 का हो गया। अब इसी तरीके से क्या होता है, हम बात करेंगे अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से हमने ये बात करी लास्ट में, ये कहाँ था, हमने एक ट्रेंड डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे एक और ट्रेंड के बारे में, अबाउट 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसमें हमें देखना है कि क्या आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स लिखना होगा। कैसे आप रैंक बनाते हो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ऐसी होती है ना आपकी, आप जिस भी तरीके से लर्न करते हो आप उस तरीके से आप कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या आता है, मैंगनीज। देन क्या आता है आपका, आयरन। ये मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया क्या, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, कैंडियम, देन था हमारे पास टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन हमारे पास मैंगनीज, देन आता है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं आता है, इसके बाद हमारे पास आयरन आता है, देन आता है कोबाल्ट, ठीक है। फिर आता है क्या हमारे पास, निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10D ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या होता है, हमें क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, इधर पर आपका क्या होता है कि यहाँ से जब आप इधर तक मूव करते हो तब इधर तक तो आपका जो है रेगुलर ट्रेंड देखने के लिए ही मिलता है। रेगुलर ट्रेंड क्या है आपका, साइज जो है इधर से इधर तक जाने पर आपका नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, अलोंग अ ग्रुप योर साइज डिक्रीजेस। तो इधर तक तो आपका साइज डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक आप जब मूव करते हो, ये जो तीन आपके एलिमेंट्स होते हैं, इन तीन एलिमेंट्स में आप क्या देखने के लिए मिलता है, यहां पर आपका साइज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और फिर जब आप इधर पर मूव करते हो ना, तो कॉपर और जिंक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास साइज क्या करता है, साइज आपका इंक्रीज कर जाता है। ये तो आपका बिल्कुल ही अपोजिट ट्रेंड से पहुंच गया। तो अब हमें देखना है, ये ट्रेंड तो पता चल गया कि भाई इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, बट ऐसा क्यों। अब हमें यही देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो होता क्या है कि ये जो साइज का हमारे पास दो फैक्टर्स थे, दो फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, एक तो शेल से हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम देख रहे थे, और दूसरा हम देख रहे थे कि हमारे पास एक चार्ज लग रहा था और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो आपका पहला फैक्टर जो होता है, इस इतने एरिया में आपके पास क्या हो रहा होता है कि ये इतने पोर्शन में आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शील्डिंग। क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग का आपको पता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कह लो आप एटॉमिक नंबर आपके एलिमेंट का बढ़ता जाता है, शील्डिंग पावर आपकी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट में जब आप कंपैरिजन करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा होता है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो इधर पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके पास Z इफेक्टिव जो है इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा रहता है, योर शील्डिंग इफेक्ट। Therefore, size decreases, ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइज डिक्रीज किया। अब इधर पे क्या हो रहा था आपका, यहाँ पर जब आपने बात करी, यहाँ पे जो तीन एलिमेंट्स हैं इनमें आपने देखा, यहाँ पे हम बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या हो रहा होता है कि जब यहाँ पे आपका इंक्रीज करे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से यहाँ से आपके लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो ना, तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा था। अब क्या है कि आपकी शील्डिंग इधर पे तो पुअर थी, पर इधर जब आप मूव करते जाते हो तो आपकी शील्डिंग पावर जो है वो भी इंक्रीज कर गई। तो अब इधर पे क्या हो रहा होता था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था,
बट इधर पहुंचने के बाद आपका क्या होता है, जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग पावर दोनों ही क्या होती हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट साइज देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इधर पर आपका जो जेड इफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, that counterbalance each other. जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच आपका साइज जो है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे कांस्टेंट साइज देखने के लिए मिलता है। अब जब लास्ट में आप बात करोगे, अब लास्ट में आपका क्या हो रहा है कि ये वाले जो आपके पास फैक्टर्स हैं, इधर पर आपके पास क्या होता है कि जब आप बिल्कुल लेफ्ट टू राइट आ गए तो आपकी स्क्रीनिंग पावर क्या है, बढ़ती चली गई और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है लास्ट के एलिमेंट तक आते आते कि अब आपका क्या है, स्क्रीनिंग पावर यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ओवरवे कर लेता है किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जिसकी वजह से क्या होता है, अब आउटर शेल जो है उसमें स्क्रीनिंग पावर कम ज्यादा लगने की वजह से आपका क्या है, अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और साइज क्या है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इस जगह पे आपका जेड इफेक्टिव जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आप लिख लीजिए कि योर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग पावर या कह लो शील्डिंग इफेक्ट जो है ओवरवेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, योर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज कर जाती है एंड इसकी वजह से आपके पास साइज में अपोजिट ट्रेंड देखने के लिए मिल जाता है, साइज आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपके तीनों रीजन हो जाते हैं कि क्यों आपका ये इर्रेगुलर ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये है आपके कुछ एक्सेप्शंस 3D सीरीज के। तो इसके बाद चलो हमने अभी आज बात करी कुछ पॉइंट्स की, तो अब क्या है कि इसके बाद हमें क्या देखना है कि अभी तक तो हमने देख लिया कि जेड इफेक्टिव ये कर रहा है, जेड इफेक्टिव वो कर रहा है, बट इसके बाद हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चंस के, वो क्या है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना। जो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं स्लेटर्स रूल से। तो स्लेटर्स रूल के हमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा कि हमारे पास फैक्टर्स हमने डिस्कस की कि एटॉमिक साइज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हमने अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप हमने देखा कि साइज का क्या ट्रेंड रहता है, और फिर हमने देखा कि वो उस ट्रेंड में हमें कुछ एनोमैलस बिहेवियर देखने के लिए मिलते हैं, और हमने जाना कि वो एक्सेप्शंस का रीजन आपका क्या हो रहा था। आपका हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। तो आगे हम इसी तरीके से एटॉमिक साइज की बात करी, अब हम इसके आगे आयोनिक साइज, आयोनिक रेडियाई के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्लेटर्स रूल्स। उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।